बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 14 से 16 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इस श्रृंखला को रेगुलर देखिए और यहाँ से अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न है कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। बताएं कि भारत सरकार ने उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत सरकार द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हम आगे चलेंगे और आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं, सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे सारे मटेरियल और कंटेंट का जो लिंक होता है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप दोनों जगहों में से कहीं से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग्स में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। ये बिहार के समस्तीपुर जिला का रहने वाला है। इनका नाम यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंस कुमार। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में समस्तीपुर जिले के, जो कि आपको ध्यान रखना, खानपुर प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। तो प्रिंस कुमार ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराकर समस्तीपुर के साथ पूरे बिहार प्रदेश का मान बढ़ाया है। यहाँ से ये ध्यान रखें, इन्होंने, जो कि प्रिंस कुमार हैं, ये चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसके बाद इन्हें यह सम्मान दिया गया। आपको ध्यान रखना, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें, चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग्स में विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो 12 मार्च 2022 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी प्रिंस कुमार का नाम दर्ज हो चुका है। आगे हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को ऐड किया है कि बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी हैं। और सैयद शाहनवाज हुसैन की बात करें तो वे भी मूल रूप से समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के रहने वाले, यानी कि इन्हीं के अंतर्गत ये भी मतलब कर सकते हैं मूल रूप से संबंधित है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, प्रिंस कुमार भी समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड से संबंधित है। और वर्तमान में जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, तो ये भी कह सकते हैं समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के ही रहने वाले हैं। तो दोनों को यहाँ से रिलेट कीजिएगा, आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई। तो जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा अभी बिहार में जो की गई है, आपको ध्यान रखना, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये घोषणा अभी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस तरह का जो घोषणाएं होती है, जो उद्घाटन होता है, आपको ध्यान रखना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रम संसाधन विभाग। जानकारी यहाँ पर याद रखिए कि 15 जुलाई 2022 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग की ओर से पटना समेत बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में जागरूकता रथ रवाना किया जाएगा। आपको ध्यान रखना कि बिहार की बात करें वर्तमान समय की, तो बिहार में 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल, यानी कि बिहार के क्षेत्र को 9 डिवीजन में से बांटा गया है। और ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है, ये 9 डिवीजन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन 9 डिवीजन या फिर 9 प्रमंडलों की और साथ ही साथ बिहार के जिलों की, तो इस स्लाइड के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में वर्तमान में 9 प्रमंडल है और साथ ही साथ 38 जिले हैं। ध्यान रखें, बिहार में जो प्रमंडल है, यानी कि जो डिवीजन है, ये पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और मगध, पटना, तिरहुत, ये 9 प्रमंडल है। और साइड में यहाँ पर ये सारे प्रमंडल की जो कह सकते हैं मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है, वो यहाँ पर लिखा गया है। और संबंधित प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो सारी जानकारी इधर साइड में लिखा गया है। हालांकि यहाँ से याद रखिए कि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना का क्षेत्र है एक बाढ़ क्षेत्र, तो बाढ़ का क्षेत्र को, बाढ़ एक जगह का नाम है, तो इस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कही गई थी। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वर्तमान में 38 जिले बिहार में है। अब यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे थे कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई है। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि रथ चलाने का यानी कि इसे संचालित करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका मकसद लोगों में कौशल विकास के प्रति जागरूकता लाना और साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार करना है, ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पे बात करें विश्व युवा कौशल दिवस की, तो इसे मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें तो यहाँ देखिए दिवाद लिखा गया, दिवस होगा
तो विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें तो 2022 की अगर हम थीम यहाँ पर देखें तो लर्निंग एंड स्किल्स फॉर लाइफ वर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2022 का थीम था। वहीं पे 2021 अर्थात पिछले वर्ष की बात किया जाए तो पिछले वर्ष क्या थीम था, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, ये 2021 का थीम था, आपको ध्यान रखना विश्व युवा कौशल दिवस का। अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके निम्नलिखित में से किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये बिहार से संबंधित है। पूर्व मंत्री रमई राम का भी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनके बाद अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम का 82 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। आप उन्हें इस इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो वे बिहार के बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम ध्यान रखिए, बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र से वे 9 बार विधायक रहे थे। और अगर हम बात करें मूल रूप से रमई राम की, तो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। आगे हमने ये जानकारी दिया कि वर्ष 1972 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहली बार वे विधानसभा चुनाव जीते थे। चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार से संबंधित प्रश्नों की, तो ध्यान रखें ये जो बेसिक से फैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि ये थोड़े से आसान है, लेकिन कई बार यहाँ से आप एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, इसे रिवाइज कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, खास करके हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डाउट क्लियरेंस और मॉक टेस्ट। और डाउट का क्या है, हर कॉन्सेप्ट सभी टीचर से समझ में नहीं आता, इसलिए टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है सुपर कोचिंग, जहां पे इंडिया के सभी टॉप टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे बीपीएससी क्लियर करने में। और सारे सुपर टीचर्स के कोर्सेज आपको मिल रहा एक ही कोर्स में, और वो है सुपर कोचिंग। इसके साथ यहाँ पे हम बात करें कोर बेनिफिट की, तो आपको ध्यान रखना है 25 प्लस कोर्सेज बाई सुपर टीचर। सुपर टीचर से संबंधित जो 25 कोर्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। 1000 प्लस लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट ऑफ बीपीएससी प्रिपरेशन, 1000 से अधिक लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलने वाले, और साथ ही साथ 220 मॉक टेस्ट फॉर बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है 220 से अधिक यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पे अगर हम बात करें बीपीएससी एग्जाम के ऑप्शनल पेपर के बारे में, तो सुपर कोचिंग में सभी ऑप्शनल जो पॉपुलर ऑप्शनल होते हैं इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे, ये सारी चीजों को यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही करंट अफेयर्स, जीएस और मॉक इंटरव्यू का भी लेक्चर सब आपको एक ही कोर्स में यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अभी टेक्स्ट बुक पर सुपर मिड ऑफ मंथ सेल चल रहा है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर हमारे इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके, जो कि कूपन कोड है BMR, तो कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट, मतलब 567 का जो ये जो मतलब कर सकते हैं प्लान है, वो आपको 454 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि आपको यहाँ पर 7 दिनों का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है इस कोर्स में। तो हमने लिंक जो है इस कोर्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गया है, तुरंत जाकर वहां पर चेकआउट करें। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सुपर कोचिंग इंडिया के सभी सुपर टीचर्स की कोचिंग है, जो कि एक ही जगह पर आपको सारी चीजें बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोवाइड करती है। तो सुविधा के अनुसार आप इसे देखिए, ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा आगामी जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित होगी उस एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो कूपन कोड है BMR, आपको इसे इस्तेमाल करना है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं। तो जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देगा? ऐसी घोषणा अभी हाल ही में भी है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये घोषणा अभी हाल ही में रूस के द्वारा किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देने की घोषणा की है। हालांकि वर्ष 2019 में नागरिकता देने की प्रक्रिया सबसे पहले यूक्रेन के शहर दोनेत्स्क और साथ साथ लुहानस्क के निवासियों के लिए शुरू की गई थी। यूक्रेन का जो शहर है दोनेत्स्क और साथ साथ लुहानस्क, इन दोनों शहरों के लिए वर्ष 2019 में रूस के द्वारा नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात करें रूस और यूक्रेन के विवाद की, तो इसका मुख्य जो विवाद का जड़ है, आपको ध्यान रखना, रूस के अनुसार बात करें तो यूक्रेन का नाटो में शामिल होना उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक खतरा है, जिसको लेकर के ये दोनों मतलब कह सकते हैं देशों के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि ये युद्ध अब भी जारी है। आगे यहाँ पर हमने ये लिखा है कि सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश शामिल है और आपको ये ध्यान रखना है, इसी संधि को जो कि 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई थी, जिसे कि हम लोग नाटो के भी नाम से भी जानते हैं, तो इसे ही वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। कई बार यहाँ से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, नोट कीजिएगा, इसी को वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न
ये प्रश्न है कि हाल ही में 75 दिनों में 75 समुद्र तटों की सफाई के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है। नोट कीजिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 दिनों में देश भर के 75 समुद्री तटों की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो समुद्र तटों से 1500 टन कचरे को हटाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो 3 जुलाई 2022 को अभियान की शुरुआत की गई है और यहाँ पर यह ध्यान रखें, इस अभियान का जो समापन होगा ये 17 सितंबर 2022 को होगा। इस दौरान आपको ध्यान रखना 1500 टन से अधिक कचरे को कर सकते हैं समुद्र तटों से हटाया जाएगा, ऐसी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। आगे यहाँ पे हमने ये लिखा है, इसका जो समापन 17 सितंबर को किया गया 2022 में, तो 17 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट सफाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए इस दिवस को चुना गया है। आगे हमने यहाँ पे यह लिखा कि इस अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इको मित्र मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है, जो कि यहाँ से ध्यान रखिए, इस अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। तो नोट कीजिएगा, सारे फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला होगा हमारा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में नए संसद भवन की छत पर किस प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक स्तंभ का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। आप यहां पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दूं कि यह स्तंभ जो है अशोक स्तंभ, ये कांस्य निर्मित है, जैसे कि देश के विभिन्न हिस्सों के 100 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने 9 माह में, यानी कि 9 महीने से अधिक समय में इसे तैयार किया है। इस कांस्य निर्मित राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो इसका वजन 9500 किलो है तथा इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई बार वजन और साथ ही साथ ऊंचाई भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे नई संसद भवन की बात करें तो 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। नई संसद भवन की आधारशिला जो रखी गई थी ये 10 सितंबर 2020 को रखी गई थी और इसकी आधारशिला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रखी गई थी। ये बीपीएससी एग्जाम में या फिर सीडीपीओ वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा है एक्चुअली, मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं आ रहा है, ये शायद सीडीपीओ वाले एग्जाम में ही पूछा गया था। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई थी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही रखी गई थी। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में I2U2 का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, इसमें कितने देश शामिल हैं I2U2 में? तो आपको ध्यान रखना इसमें 4 देश शामिल हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कीजिए कि हाल ही में 14 जुलाई 2022 को I2U2 का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। I2 और U2 की बात करें तो I2U2 में आई की अगर बात करें तो आई से इंडिया और इजराइल, और जबकि यू की बात करें तो अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, इसीलिए यहाँ पर I2 और U2 इसका नाम दिया गया है। तो इसमें 4 देश शामिल है, ये देश हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। इस समूह की बैठक की बात करें तो आपको ध्यान रखना ये पहला इसका संस्करण था जिसमें कि खाद्य सुरक्षा संकट और सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिसमें कि 4 देश शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। खाद्य सुरक्षा संकट को लेकर यहाँ पर इस बैठक में जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ पहला संस्करण था इसका, इसमें ये सारी चर्चाएं हुई हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। हालांकि यहाँ से ध्यान रखिए ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन था। अब यहाँ पे हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अधिक डाटा संग्रहित करने वाला उपकरण तैयार किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT जोधपुर के द्वारा ये अभी तैयार किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में IIT जोधपुर द्वारा एक ऐसा उपकरण तैयार किया गया है जिसमें कि अत्यधिक डाटा संग्रहित किया जा सकता है और इसे नाम दिया गया है मेमरिस्टर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IIT जोधपुर द्वारा तैयार मेमरिस्टर आखिर है क्या? तो आपको ध्यान रखना ये एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से अधिक डेटा को संग्रहित रखा जा सकता है। नोट कीजिएगा इसका नाम दिया गया है मेमरिस्टर। इसे कैडमियम सेलेनाइड और साथ साथ क्वांटम डॉट्स से निर्मित किया गया है। जबकि वहीं पे बात करें हम IIT जोधपुर की तो ध्यान रखें IIT जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। और आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि हाल ही में IIT कानपुर द्वारा हीटर की तरह काम करने वाले एक इलेक्ट्रिक पट्टी जिसे नाम दिया गया वार्महग, ये तैयार किया गया IIT कानपुर के द्वारा। ये सारी जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था। और IIT कानपुर के द्वारा एक संबंधित एक प्रश्न ये भी बना था कि हाल ही में समुद्र में निगरानी के लिए विशेष तरह का एक ड्रोन बनाए जाने की शुरुआत अभी हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा ही किया गया है। तो संबंधित ये सारे फैक्ट को आपको इसी तरह से रिलेट करना है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उड़ान योजना के तहत कहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड के देवघर में। ध्यान रखिए हाल ही में झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना के तहत बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। और इस उड़ान योजना की बात करें तो इसके तहत निर्माण होने वाला ये 68वां एयरपोर्ट है। ये नोट कीजिएगा,
अगर हम बात करें देवघर एयरपोर्ट की, तो उड़ान योजना के तहत निर्मित ये 68वां एयरपोर्ट है जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। उड़ान योजना की शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2016 में उड़े देश का आम नागरिक योजना के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना और साथ साथ कम कीमत पर हवाई यात्रा उपलब्ध करना ही इसका उद्देश्य था, जिसको लेकर के वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे यहाँ पे हमने ये लिखा कि इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। तो ये सारी जानकारी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भुवनेश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भुवनेश्वर कुमार T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि अभी हाल ही में हासिल की, जो कि भारतीय टीम जो इंग्लैंड दौरे पर है, यहीं पर कह सकते हैं ये रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है। और आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि जनवरी 2022 में वर्ष 2021 का ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर का खिताब जो दिया गया था, ये कप्तान बाबर आजम को दिया गया था। यानी कि कप्तान का जो खिताब था ICC के द्वारा जो T20 मेंस टीम का चयन किया गया था, जिसमें कि 11 खिलाड़ियों को स्थान दिया गया था। आपको ध्यान रखना, इस टीम का कप्तान बनाया गया था यानी कि चुना गया था बाबर आजम को। वहीं पे इस 11 खिलाड़ियों की सूची की बात करें तो किसी भी भारतीय खिलाड़ी को इस सूची में जगह नहीं मिली थी। जबकि बात करें 2021 के लिए ICC महिला T20 टीम ऑफ द ईयर जो चुना गया, इसमें इंग्लैंड की नट साइवर को कप्तान चुना गया था। वहीं पे बात करें 11 सदस्य इस टीम में, तो भारत की तरफ से स्मृति मंधाना एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी थी जो इस टीम का हिस्सा रही थी। तो दोनों पॉइंट जो यहाँ पर हमने लिखा है आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। 2022 तक किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। अगला है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा? तो अभी हाल ही में ये आकलन हुआ है और इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो राइट आंसर होगा 2023, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रिपोर्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलेगा भारत। दरअसल यहाँ पे बात करें हम UN के पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या नवंबर 2022 तक 8 बिलियन और साथ साथ 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और रिपोर्ट में यह भी बात कहा गया है कि 1950 के बाद हालांकि विश्व की जनसंख्या जो गति है ये धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ध्यान रखना वर्ष 2023 तक भारत चीन से आगे निकल जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। अब यहाँ पे बात करें, ये जो रिपोर्ट जारी हुआ ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अर्थात UN के द्वारा जारी किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले। अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद को अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल यहाँ पे बात करें तो आपको ध्यान रखना भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वित्त निर्माण और साथ साथ रखरखाव और प्रबंधन करने वाली संस्था जो नाम है ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी के लिए भी हाल ही में इन्हें कह सकते हैं MD के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। और इस संस्था की बात करें तो इस संस्था की शुरुआत 2016 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे नजर डालिए, हमने यहाँ पर लिखा है गुरबीर पाल सिंह। तो गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक बने हैं। कुलदीप सिंह की बात करें तो CRPF के महानिदेशक हैं और साथ सुमन बेरी की बात किया जाए तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर इन्हें भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट को आप लोगों को नोट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज का जो इस वीडियो का प्रश्न है सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा और संबंधित सारी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की इस वीडियो के प्रश्न की बात करें तो भारत का कौन सा शहर वर्ष 2023 में फार्मूला E रेसिंग की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनेगा? विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।